आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का 5वां लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। कुछ स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनका कहना है कि सर बहुत छोटा लिख रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा लिखिए। तो भरसक मैं ये प्रयास करूंगा कि जो भी गलती है उसको मैं सुधारूं और बड़ा लिखने का प्रयत्न करूं। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग कम से कम कमियां को बताए, और जो भी कमी हो आगे भी आप लोग बताते रहिए। और मैं स्टार्ट कर रहा हूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हेडिंग डाल लीजिएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के जीरो पावर पर डिपेंड करेगा, उसको हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन दिया है और इस रिएक्शन में रिएक्टेंट ए है जो कि प्रोडक्ट में बदल रहा है, और इस रिएक्शन के लिए अगर रेट लॉ लिखें तो रेट लॉ होती है कि रेट इजकल टू के इंटू कंसंट्रेशन ए के पावर जीरो। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी रेट लॉ में, किसी रेट इक्वेशन में रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के जीरो पावर पर डिपेंड करे। मतलब कंसंट्रेशन का जीरो पावर हो जाए तो उसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। यहां पर एक मैं बात कर दूं कि अगर यहां पर मैं आगे इसको सॉल्व करूं तो रेट इजकल टू ए के पावर जीरो, तो इसका 1 हो जाएगा, तो के इंटू 1 और इजकल टू के। मतलब यहां से एक बात स्पष्ट हो जा रही है कि किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे कंसंट्रेशन आप बढ़ाइए चाहे कंसंट्रेशन घटाइए। चलिए अब हम यहां पर थोड़ा सा एक ग्राफ की बात कर लेते हैं, और बहुत ध्यान से इस ग्राफ को सुनिएगा। सबसे पहला चीज, अगर हम यहां पर रिएक्शन का रेट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ खींच लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। अगर हम यहां पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मतलब ए और रिएक्शन के रेट के बीच ग्राफ खींचे, तो यहां पर हम देखेंगे कि कंसंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड ही नहीं करेगा। मतलब कंसंट्रेशन चाहे बढ़े या घटे, रेट ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। देख लीजिए, तो एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब कंसंट्रेशन चाहे बढ़े या घटे, रेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देख लीजिए, कांस्टेंट है, हर पॉइंट पर कांस्टेंट है। यहीं पर एक और ग्राफ में बता दूं कि अगर यही ग्राफ हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट और टाइम के बीच खींच लें, एक चीज ये भी याद रखिएगा कि टाइम हमेशा बढ़ता है लेकिन रिएक्शन का रेट कांस्टेंट रहेगा। एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि कभी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट न तो टाइम पर डिपेंड करेगा और न कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। टाइम तो धीरे धीरे बढ़ रही है लेकिन रेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलिए अब हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड
रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ेंगे। यहां पर अगर हम बात कर लें कि मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए है और यह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, यह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, और इनके लिए हमको इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना है। तो पहले इसके लिए रेट लॉ लिख लें, इसके लिए रेट निकाल लें। तो रेट लॉ कहता है कि रिएक्शन का रेट मतलब R इजकल टू K इंटू कंसंट्रेशन A के पावर 0, और यहां से सॉल्व करें तो K इंटू 1 और इजकल टू K, मतलब यहां पर रेट इजकल टू K आ गया। बहुत ध्यान समझिएगा, इसको इक्वेशन में 1 मान लेता हूं। अगर यहीं पर हम लोग शुरू में जब पढ़े थे तो रेट निकालने का एक और फॉर्मूला पढ़े थे कि रेट इजकल टू, याद कीजिए रेट कैसे निकालते थे। तो यहां पर जो रिएक्टेंट होता था तो रिएक्टेंट के लिए माइनस चिन्ह लगाते थे, याद कीजिए, और यहां पर एक कंसंट्रेशन में स्मॉल चेंज बाई टाइम में स्मॉल चेंज, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो हम लोग दो रेट यहां पर देखें, यहां भी R मान लें इसको। तो यहां पर देख रहे हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर रेट लॉ लिखते हैं तो R इक्वल टू K आ रहा है, और यहां पर रेट लॉ की बात रेट निकालते हैं तो माइनस DA बाई DT। अगर हम लोग इस दोनों रेट देख लें कि रेट तो दोनों ये बराबर हैं, इक्वल हैं, तो इनको हम इक्वल कर दें, थोड़ा सा इतना कर लीजिए तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा यहां पर बात करते हैं कि अगर इनको इक्वेट कर लिया जाए तो हो जाएगा K इजकल टू माइनस DA बाई DT। यहां पर इनको एक साइड में कर लें। कभी भी इंटीग्रेशन करते समय एक जैसे क्वांटिटी को एक साइड में करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो यहां पर हो जाएगा माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ A इजकल टू K इंटू DT, या ये भी कर सकते हैं कि माइनस इधर कर दें, माइनस K इंटू DT। चलिए अब हम यहां पर सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को कि यहां पर हम सपोज करते हैं कि T 0 है, जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है उस कंडीशन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में जो है उतना है, मतलब जब टाइम को हम 0 लेते हैं उस समय जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वह A0 है, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो एक टाइम T पर रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन हो जाता है वह बच जाता है A। ये दोनों मैं सपोज किया, और इनको अगर यहां पर मैं रख दूं तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर ये वैल्यू रख दें तो इंटीग्रेशन कर लें यहां पर, तो इंटीग्रेशन और यहां पर इंटीग्रेशन कर लें और यहां पर रख दें वैल्यू को, तो लिमिट हो गया यहां पर कि कंसंट्रेशन है तो शुरू में कितना है A0, बाद में कितना हो जाती है A, और यहां पर अंदर D कंसंट्रेशन ऑफ A इजकल टू माइनस K इंटू DT, और नीचे टाइम शुरू में कितना है तो 0 है और बाद में कितना है तो T हो जाएगा। अभी इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन का जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है वह आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए आगे मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, ध्यान दीजिए। अगर हम लोग इसी इंटीग्रेटेड रेट लॉ को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, देखिए DA का इंटीग्रेशन A होगा। आप लोग मैथ थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा कि DX का इंटीग्रेशन X होता है, DT का T होता है, तो DA का कितना हो जाएगा A, मतलब ये A हो गया। और लिमिट की बात करूं तो शुरू में लिमिट कितना है A0 है और बाद में कितना है तो A है, इजकल टू, यहां पर बात करें
तो माइनस के, और उसका इंटीग्रेशन करें तो टी, और इनको अगर हम बात कर लें तो लिमिट 0 टू टी हो जा रही है। चलिए अब हम लिमिट रख लें, तो ए की जगह पर पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो हो जाएगा ए माइनस, फिर ए की जगह पर ए जीरो इजकल टू माइनस के, और यहां पर देखिए टी पर पहले अपर लिमिट, तो टी और माइनस 0। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो माइनस के और टी में से 0 जाए टी, तो टी, तो ए माइनस ए जीरो इजकल टू माइनस के टी। या ऐसे सॉल्व कर ले तो इसको अगर इधर ले जाए तो ए नॉट माइनस के टी, और यही हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट ला है। बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा कि जो हम लोग इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो लिमिट ले लेंगे। क्यों? क्योंकि सपोज करना पड़ेगा कि शुरू में जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है तो टाइम 0 है, और उस कंडीशन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियल होगा, मतलब ए नॉट मानेंगे। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा, मतलब मान लीजिए कि टाइम बीतकर टी पर आ गया, तो उस कंडीशन में कंसंट्रेशन कितना बचेगा, ए हो जाएगा, मतलब यह रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, याद रखिएगा। और इस दोनों वैल्यू लिमिट को हम लोग इसमें रख दें, तो जैसे ही पहले हम लोग नीचे लोअर लिमिट रखते हैं, मतलब कम वाला, तो कंसंट्रेशन कम है तो ए नॉट, ज्यादा है तो ए, इसी तरह टाइम में शुरू में 0, बाद में टी, ऐसे रख देते हैं। और रखने के बाद इंटीग्रेट कर लेंगे, तो डी ए का इंटीग्रेशन ए, नीचे लोअर लिमिट, ऊपर अपर, इसी तरह डी टी का टी, और इनको सॉल्व करें। इनको कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए इसमें सबसे पहले अपर लिमिट रखें, ए की जगह पर ए रखेंगे तो ए और माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इनके जगह पर लोअर लिमिट ए जीरो इजकल टू माइनस के, और टी में पहले अपर लिमिट रखेंगे तो टी रखेंगे, और बाद में इसके जगह पर 0 रखेंगे तो टी माइनस 0, और यहाँ पर टी बच जाएगा तो माइनस के टी, और ए इजकल टू इतना। बहुत ध्यान से समझिएगा, यही आपका क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट ला। बताइए इतने तक में कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं, बहुत आसान है। चलिए अब हम इनके लिए थोड़ा सा ग्राफ की बात करते हैं। पहले तो जान लें कि इनमें कौन क्या चीज है, पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें कौन सा क्या चीज है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर ए जो है वह कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी है, एट टाइम टी है। ए नॉट की बात करें तो यह इनिशियल कंसंट्रेशन है। कैसा है जी? इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन। के की बात करें तो यह रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है। अगर टी की बात करें तो यह टाइम है इन विच concentration of reactant from A नॉट टू ए हो जा रही है। मतलब टी क्या है? यह एक ऐसा टाइम है जिसमें रिएक्टेंट ए नॉट से ए पर पहुंच जाता है। चलिए तो यहां पर हमारा यह इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगा, तो ए इजकल टू ए नॉट माइनस के टी, ए इजकल टू ए नॉट माइनस के टी। चलिए अब हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ खींचते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा, ग्राफ किसके किसके बीच अभी बताऊंगा, तो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ खींचेंगे। चलिए तो अब हम यहां पर एक ग्राफ खींचते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम ले लेते हैं टाइम, मतलब टी ले लेते हैं, और यहां पर ले लेते हैं कंसंट्रेशन। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
ये जो इक्वेशन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है तो क्या है, थोड़ा सा देखिएगा, a इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अब थोड़ा सा इस बात को समझिए कि अगर इसको कंपैरिजन किया जाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस के टी और प्लस ए नॉट। कुछ किया नहीं हूं मैं, बस माइनस इधर और ए नॉट जो है इसके पहले प्लस है तो प्लस ऐसे कर दिया। और इसको अगर कंपैरिजन कर लीजिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से तो y बराबर एम एक्स प्लस सी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मतलब कंसंट्रेशन को लेते हैं y एक्सिस पर, x एक्सिस पर टाइम को ले रहे हैं। स्लोप यहां से देख लीजिए m क्या है जी, यहां पर स्लोप है। और स्लोप बहुत अच्छी बात है कि माइनस के आ रही है, माइनस के। अगर यहां पर एक क्वेश्चन ये भी पूछी गई है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्लोप बताइए, माइनस के। और माइनस के का मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगी और निगेटिव स्लोप होगा, मतलब इसका स्लोप इन कितना हो जाएगा, माइनस के। और ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन विथ इंटरसेप्ट ए नॉट। सी क्या है, इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पर है और ये क्या है, ए नॉट है। तो बहुत आसान है, ग्राफ पूछता है तो याद रखिए कैसा ग्राफ बनेगा, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा जी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर ग्राफ पूछा जाए तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। बहुत आसान है। चलिए अब हम यहां पर हाफ लाइफ की बात करता हूं, हाफ लाइफ की बात करता हूं। इसको हम लोग कहते हैं अर्ध आयु। तो हाफ लाइफ क्या होती है, बहुत ध्यान से समझिएगा। हाफ मतलब आधा और लाइफ मतलब लाइफ। मतलब ऐसा नहीं है कि जो आधा एज जीता है उसको हाफ लाइफ कह देंगे। मतलब जीना है 100 वर्ष और 85 वर्ष में मर जाता है तो कहेंगे उसका हाफ लाइफ 50 वर्ष। ऐसा नहीं। हाफ लाइफ होता क्या है, यह एक ऐसा टाइम होता है जिसमें रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है। मतलब एक ऐसा टाइम जिसमें रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए, उसी टाइम को हम लोग कहेंगे हाफ लाइफ। चलिए अब हम लोग इसी हाफ लाइफ को हम लोग इंटीग्रेटेड इक्वेशन में रखते हैं। मतलब अगर हम लोग रख लें a इक्वल टू ए नॉट माइनस के इंटू टी, और यहां पर हम लोग सपोज कर लें कि टाइम हाफ लाइफ है तो t को हम लोग t हाफ से लिखेंगे, t हाफ से। तो उस कंडीशन में a आधा बच जाएगा, मतलब ये हो जाएगा ए नॉट बाई टू इक्वल टू ए नॉट माइनस के इंटू टी हाफ, यही हाफ लाइफ। और यहां से अगर हम लोग ध्यान दीजिएगा, अगर इसको मैं पूरा उधर का उधर ले जाऊं तो हो जाएगा के टी हाफ इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू, और ये 2a नॉट माइनस ए नॉट, तो ये हो जाएगा ए नॉट बाई 2, और ये हो जाएगा टी हाफ और के, और यहां से टी हाफ निकल जाएगा हमारा, तो ये नीचे आ जाएगा और हो जाएगा ए नॉट बाई 2k। इस इक्वेशन को याद रखिए कि अगर हाफ लाइफ पूछता है तो हाफ लाइफ निकालने का फॉर्मूला होगा ए नॉट बाई 2k, ए नॉट बाई 2k। याद रखिएगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हाफ लाइफ पूछता है तो फॉर्मूला क्या होगा, ए नॉट बाई 2k, ए नॉट बाई 2k। यह क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब यह इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। और के तो पता है कि रेट कांस्टेंट है। क्या है जी, रेट कांस्टेंट है। चलिए हाफ लाइफ निकल गया। चलिए अब तो यहां से अगर एक ग्राफ अगर यहां पर देखा जाए कि हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ खींचे तो कैसा बनेगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर भी एक ग्राफ की बात कर लेता हूं कि अगर यहां पर एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि इसका ग्राफ बने, तो ऐसा क्वेश्चन आया तो नहीं अभी तक, लेकिन आ जाए तो क्या करें। जैसे यहां पर मैं फिर से बात करता हूं ग्राफ के बारे में, और यहां पर अगर ग्राफ आपको
हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन के बीच पूछता है, मतलब हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन के बीच पूछता है। तो यहाँ पर हाफ कंसंट्रेशन ले लेते हैं और यहाँ पर हाफ लाइफ लेते हैं। तो याद रखिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन होगा देखिए, तो क्यों स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा हाफ लाइफ भी बढ़ेगा, याद रखिएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल की बात करता हूं, मतलब कौन कौन से ऐसे रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर के होंगे। एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से ऐसे रिएक्शन हैं जो जीरो ऑर्डर के हैं। चलिए याद रखिएगा, सबसे पहला चीज कि अगर कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है, कभी भी अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन है, फोटोकेमिकल का मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन है, इसका मतलब अगर कोई रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है तो वह फोटोकेमिकल रिएक्शन है, और सभी के सभी फोटोकेमिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। चलिए एक एग्जांपल देख लेता हूं, जैसे मान लो H2 प्लस Cl2 और ये मिल के बना रहे हैं प्रोडक्ट 2HCl, और यहाँ पर मैं लाइट ले रहा हूँ H। जनरली इसको हम लोग कहते हैं फोटोन। तो कहीं भी अगर लाइट के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होती है तो वह फोटोकेमिकल होगा, और उस कंडीशन में एक्सपेरिमेंट द्वारा देखा गया है कि ऐसा रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। मतलब अगर इसके लिए रेट लॉ लिखा जाए तो रेट इजकल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 के पावर 0 पर डिपेंड करेगा और इंटू क्लोरीन के पावर 0 पर डिपेंड करेगा। इस बात को याद रखिएगा, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ। इनके अलावा एक दो और एग्जाम्पल हैं। अगर कोई रिएक्शन कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होती है, मतलब सेकेंड रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, मतलब अगर कैटालिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो वह भी जीरो ऑर्डर है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि हमारे पास अगर यहां पर बात करें कि जैसे यहां पर हमारा अगर एल्कीन ले लें और इनको हाइड्रोजन जोड़ दें तो बनता है CH3CH3, और ये निकल के प्रेजेंस में हो रही है। तो चूंकि ये रिएक्शन कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हो रही है तो यह भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो दो रिएक्शन एकदम रख लीजिए कि लाइट के प्रेजेंस में हो रही है तो भी फोटोकेमिकल, और कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हो रही है तो भी फोटोकेमिकल। और तीसरा डिसोसिएशन ऑफ गैस एट हाई प्रेशर। जैसे हम बात करें कि अगर हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को गर्म कर दें तो बनेगा SO2 प्लस O2, और यहां पर हाई प्रेशर ले लें। कैसा ले लें जी? हाई प्रेशर ले लें। तो कोई भी रिएक्शन अगर हाई प्रेशर के प्रेजेंस में हो रही है और डिसोसिएट कर रही है, डिसोसिएट का मतलब एक चीज टूटकर एक से अधिक चीज बनाएगा, तो उसे हम लोग डिसोसिएशन कहेंगे। और इस तरह के सभी रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। एक चीज मैं बता दूं, बहुत ध्यान से यहां पर नोट कर लीजिएगा, स्पेशल पॉइंट में इस बात को नोट कीजिएगा कि अभी तक जितना भी इक्वेशन आप लोग पढ़े हैं जीरो ऑर्डर के लिए, वह केवल 1 मोल रिएक्टेंट के लिए अप्लाई होगा। 1 मोल रिएक्टेंट के लिए अप्लाई होगा, मतलब कि ए प्रोडक्ट में बदल रहा है, इस टाइप रिएक्शन के लिए अप्लाई होगा। लेकिन अगर यहीं पर कि ऐसे रिएक्शन दे दिया जाए और उस कंडीशन में कहा जाए कि कुछ भी निकालने के लिए, तो एक चीज याद कर लीजिएगा कि इनके लिए जो के रिएक्टेंट होगा वह शुरू वाले का के रिएक्टेंट
इनटू इनका रिएक्शन कोशिएंट होगा, मतलब रिएक्शन कोशिएंट होगा। इस बात को याद रखिएगा। तो इसको रट ले, कोशिएंट जैसे यहाँ पर क्या है 3 कोशिएंट है। तो कभी भी याद रखिएगा, जितना अभी तक वैसे इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन कभी आ जाए कंपटीशन में तो उस कंडीशन में आप लोग रट जाइएगा इस बात को कि जो भी रिएक्शन कोशिएंट होगा उसको हम लोग शुरू वाले के कोशिएंट में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा नया रिएक्टेंट कोशिएंट आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, और इस कांस्टेंट को उठा के रख देंगे और हमारा क्वेश्चन चाहे हाफ लाइफ हो, चाहे टाइम हो, चाहे कंसंट्रेशन हो, सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देख सकते हैं बहुत आसान है। इस तरह से जीरो ऑर्डर, अब हमको लगता है कि यहाँ से जीरो ऑर्डर के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। मैं सभी तरह के ग्राफ को अटेम्प्ट करने का प्रयास किया हूँ और आप लोगों से विनती है कि इसको पढ़ने के बाद तुरंत किताब के एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन उसको जरूर बनाइए, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब यही होता है केवल व केवल न्यूमेरिकल पोर्शन, थ्योरी रटना नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जीरो ऑर्डर आता है तो हम लोग रट लें कि एक ऐसा रिएक्शन जिसका रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के 0 पावर पर डिपेंड करेगा, नहीं, कभी नहीं पूछेगा, सीधे क्वेश्चन आता है। और फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब न्यूमेरिकल, जितना ज्यादा न्यूमेरिकल मजबूत होगा फिजिकल केमिस्ट्री मजबूत होगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर टुडे क्लास, फॉर माय वाचिंग वीडियो। थैंक्स।